तो आज की स्थिति में आपका अलायंस अजीत पवार के साथ में और उन्हीं के पास एनसीपी की कमान जाएगी, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन में शिवसेना का फैसला हुआ है। देखिए, कुल मिलाकर लोग कहते हैं कि बीजेपी ये इंश्योर कराती है कि पार्टी तोड़ो और पार्टी हाथ में ले लो। अरे भाई, तो आप ऐसा क्यों करते हो कि आपकी पार्टी टूटती है? आपकी पार्टी आपने बचानी चाहिए, हमने थोड़ी ठेका लिया आपकी पार्टी बचाने का। हमको राजनीति करनी है। हमारे पॉलिटिक्स में तो हम लोगों को जहां अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम आगे जाएंगे। और यह बात पक्की है कि पिछले 20 सालों में इलेक्शन कमीशन ने जिस प्रकार के निर्णय दिए हैं, उन निर्णयों का आधार अगर हम माने तो मुझे लगता है कि एनसीपी का या अजीत पवार जी का पलड़ा भारी है। आपने कहा कि लेजिटिमेट सरकार बनाने का मौका दिया था, आपको मौका दिया गया था। बीजेपी नंबर 1 की पार्टी महाराष्ट्र में बनी। 2022 में भी जब यह मौका आया तब बीजेपी नंबर 1 पार्टी होने के बावजूद आपने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया। अभी चैलेंज आपके पास यह है कि आगे लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। लोग कहते हैं कि अगर, मतलब यह चर्चा काफी है महाराष्ट्र में, आपने भी सुनी होगी, कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है या फिर स्पीकर का फैसला एकनाथ शिंदे के खिलाफ जाता है डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशंस में 10th शेड्यूल के अंडर, तो हो सकता है कि विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ आए। ऐसी सूरत में आपका 3 पार्टी अलायंस किस तरीके से सीट डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा चैलेंज होगा। आप सबसे बड़ी पार्टी। देखिए, आप बहुत हाइपोथेटिकल बात करते हैं। राजनीति में ऐसी हाइपोथेटिकल बात होती नहीं है। लेकिन मैं आपको एज ए लॉयर, मैं लॉयर भी हूं, एज ए लॉयर बताता हूं कि जिसने इलेक्शन कमीशन का शिवसेना के मामले में फैसला पढ़ा है, वो ये 100% समझ सकता है कि स्पीकर के सामने भी शिवसेना की केस ज्यादा मजबूत है। स्पीकर के सामने भी एकनाथ शिंदे जी की केस ज्यादा मजबूत है। ये तो क्या है कि जो शरद पवार जी का गुट है या उद्धव ठाकरे जी का गुट है, ये बार बार ये चीजें फैलाता है। क्यों फैलाता है? अभी कुछ लोग उनके पास बचे हुए हैं, उनको बचाना है, उनके मन में खोप रखना है कि नहीं नहीं देखो ये डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं और वापस हम आ सकते हैं। ये होप उनके मन में जारी रहे, इसलिए इस प्रकार की बातें फैलाने का वो प्रयास करते हैं। आप किसी भी अच्छे लॉयर को शिवसेना के मामले में इलेक्शन कमीशन ने दिया हुआ फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ये दोनों चीजें दिखा दीजिए, वो आपको 1 मिनट में बता देगा कि किसकी केस भारी है। सर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने फैसला लिया है, उसमें एक बहुत अहम बात रखी है उन्होंने कि 10th शेड्यूल में विप का फैसला कैसे करना है, उसका गाइडलाइंस उन्होंने एक तरीके से दी हुई, जो आज तक कभी हुई नहीं थी। उन्होंने कहा है कि पहले स्पीकर को यह तय करना है कि पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, और इलेक्शन कमीशन के फैसले के आधार पर वो तय नहीं हो सकता। जून 2022 में पॉलिटिकल पार्टी किसके हाथ में थी, उसके आधार पर यह फैसला होगा। ऐसे में स्पीकर के सामने चुनौती है, आप नहीं मानते? देखिए, स्पीकर इसमें क्या करेगा ये मैं प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता। एज ए लॉयर मैं बोलता हूं कि मैं आपको वापस बोलता हूं साहिल जी, एक बार आप शिवसेना के मामले में इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है उस फैसले को पढ़ लीजिए। उस फैसले में आपको जो स्पीकर फैसला कर सकते हैं उसके सीट्स उसमें आपको दिख जाएंगे, उसमें दिख जाएंगे। आखिर स्पीकर ने क्या फैसला करना है तो स्पीकर को तय करना है। और मैं तो ऐसा कहता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इतना वाइड पावर दे दिया है स्पीकर को कि नाउ ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी भी स्पीकर को तय करना है, उस पॉलिटिकल पार्टी का व्हिप वैलिड कौन है यह भी स्पीकर को तय करना है। तो मुझे लगता है स्पीकर करेंगे। मैं जहां तक शिवसेना की बात करता हूं या एकनाथ शिंदे जी की बात करता हूं, एज ए लॉयर, मैं अगेन बोल रहा हूं, एज ए लॉयर मेरा यह मानना है इट्स अ सॉलिड केस, एब्सोल्यूट सॉलिड केस। क्योंकि इसी के आधार पर कई लोग कह रहे हैं कि अजीत पवार कह रहे हैं कि शायद उनको चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिल सकता है। 6 महीने मुझे दीजिए, बार बार वो कहते हैं कि 6 महीना मुझे दीजिए, मैं चीफ मिनिस्टर बन के सारा चीज बदल के दिखा दूंगा। क्या इस तरीके की कोई वादा उनको किया गया है? या देखिए, पहली बात तो 6 महीने में कोई चीजें नहीं बदलती। तो अजीत दादा को जब बनना है पूरे 5 साल के लिए बनाएंगे, ये कोई 6 महीने वगैरह से आप कुछ कह रहे हैं कि नहीं आप अजीत पवार को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे 5 साल के लिए? जब आएगा मौका तब। अभी तो मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं, एकनाथ शिंदे जी चीफ मिनिस्टर है, एकनाथ शिंदे जी चीफ मिनिस्टर रहेंगे।
लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, एकनाथ शिंदे जी ही चीफ मिनिस्टर रहेंगे, चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व में ही चुनाव लड़े जाते हैं। इसलिए आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर बदलने वाला है। महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। आपकी स्थिति क्या होगी, क्योंकि आप पार्टी को लीड कर रहे हैं और आपकी पार्टी नंबर 1 की पार्टी है। जब सीट डिस्ट्रीब्यूट जब भी होगा, आप हाइपोथेटिकल की बात नहीं है, लेकिन जो रियलिटी है उसके आधार पर अगर हम देखें तो ऐसी स्थिति में आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या बीजेपी ही नंबर 1 पार्टी बनकर उभरेगी विधानसभा चुनाव में? और ऐसी सूरत में आप दोबारा चीफ मिनिस्टरशिप क्लेम कर सकते हैं? क्या आपका खुद का दावा रहेगा? देखिए, दो चीजें हैं। पहले तो इसमें किसी के मन में शक होना ही नहीं चाहिए कि बीजेपी विल बी नंबर 1। बीजेपी ही नंबर 1 पार्टी बनने वाली है। महाराष्ट्र में दूसरी कोई पार्टी नंबर 1 बन ही नहीं सकती। बीजेपी ही नंबर 1 पार्टी बनने वाली है। और मेरा क्या होगा, कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, हमारी पार्टी में इसका फैसला हम नहीं करते। इसका फैसला भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, हमारे नेता करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। उचित समय पर वो फैसला करेंगे। जो वो फैसला करेंगे आपको उससे अवगत कराया जाएगा। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, 2024 की लोकसभा में, 2024 की विधानसभा में बीजेपी विल बी नंबर 1 पार्टी इन महाराष्ट्र। आपका क्लेम यानी पार्टी का क्लेम चीफ मिनिस्टरशिप पर रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल है। पिछले साल की सिचुएशन अलग थी, पॉलिटिकल सिचुएशन अलग थी, उसके आधार पे आपने फैसला लिया था। देखिए, आपको जो हेडलाइन चाहिए बीजेपी ने क्लेम किया, ये मैं नहीं दूंगा, क्योंकि इसका फैसला 2024 में ही होगा, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। ठीक है ना, लेकिन ये तो आप कह सकते हैं ना कि पार्टी किस मतलब आपने चीफ मिनिस्टरशिप पर क्लेम नहीं छोड़ा, ये तो आप कह सकते हैं। आपका क्लेम तो रहेगा, उसमें आप चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। आपको लगता है हमने छोड़ दिया है? नहीं छोड़ा है। आपको लगता है हमने छोड़ दिया है? मुझे तो नहीं लगता। बस ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।